नाजरीन, जो आज सारा दिन हम सूरत हाल देख रहे हैं, जब एक ऐसे सिचुएशन में जब इलेक्शंस हुए और पूरा अमन इंतखाबात के बाद हम सब ये सोच रहे थे कि अब हुकूमत साजी के जो मामलात हैं वो जल्द अज जल्द तय पा जाएंगे, लेकिन उसके बाद जो सूरत हाल बनी, ख़ास तौर पे इंतखाबात में होने वाली ये कहा जा रहा था कि मुबैना इरेगुलरिटीज़, यानी उसमें कहा गया कि इसमें धांधली हुई है, ये इलेक्शन रिग्ड हो गया। और ये सिर्फ एक जमात नहीं, ये बहुत सारी जमातों की तहफ़्फ़ुज़ात हमारे सामने मौजूद हैं। उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस पर बात करती हुई दिखाई दे रही है। JUIF के इस पर बड़े हमने देखा कि संजीदा किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात पाए जा रहे हैं। और उसके अलावा जमात इस्लामी ने भी ये बात की। फिर हमने देखा कि PMLN की जानिब से भी कहा गया कि कुछ सीटों पे उनको भी तहफ़्फ़ुज़ात है। तो अब उसके बाद जो मामलात बने, एहतजाज का सिलसिला भी शुरू हो चुका है मुल्क भर में। और ऐसे में हम देख रहे हैं कि गिरफ्तारियों का सिलसिला, जो गिरफ्तारियां थमी थी कुछ, अब वो फिर एक दफ़ा से मौसम शुरू हो चुका है। तो क्या हुकूमत साजी कितना मुश्किल हो जाएगा सारी सिचुएशन में, चूँकि एक मुल्क ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि इकॉनमी को लेके कहा जा रहा था कि सियासी बहरान जो है वो जब ख़त्म होगा तभी जो इकॉनमी का, मईशत का जो पहिया है वो बेहतर तरीके से चल पाएगा। अब क्या किस तरह से मामलात आगे बढ़ेंगे, जिस वक्त हम ये देख रहे हैं कि अगर एहतजाज पार्टीज़ की जानिब से किया जा रहा है तो उसको रियासत किस तरह से रिएक्ट कैसे कर रही है उस पर। तो ये मामलात कितने इस वक्त संजीदा हो चुके हुए हैं और आगे क्या रुख इख्तियार कर सकते हैं, इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, नज़ीर लगारी साहब, हमाद रोहेला साहब, जिस तरह से मैंने पहले भी तारुफ करवाया, ज़ाहिर शाह साहब, शहजादा जुल्फ़िकार साहब। शाह साहब की जानिब में बढ़ती हूँ। शाह साहब, ये भी जो सारे मामलात हैं, ख़ास तौर पे सलमान अकरम राजा की गिरफ्तारी, उसके बाद मैं देख रही थी कि ये भी कहा जा रहा है कि अब वकला भी सड़कों पर होंगे। तो सर, ये तो मामला बहुत ही ज़्यादा संजीदा और संगीन और एक नया बहरान जन्म ले लेगा, किस तरह से देख रहे हैं? इस वक्त मेरे ख्याल से बड़ा ज़रूरी है कि इस तमाम मामले को ठंडा किया जाए। और शायद हमें इस बात का अदराक नहीं है कि फिर कोई ऐसे मुश्किल सूरत हाल आए, क्योंकि तमाम दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? ये जो आप कह रहे हैं कि मामले को हमने काम डाउन करना है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाली तमाम सियासी जमातें हैं जो इस मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी के नाम पर सियासत कर रही हैं, इंतखाबात कर रही हैं, वो पार्लियामान में जाना चाहती हैं। क्या रिस्पॉन्सिबल ये नहीं है? वो इदारे, वो मुक़्तदर इदारे भी रिस्पॉन्सिबल हैं जो कि ओवरऑल इस तमाम निज़ाम को देख रहे हैं। जुडिशरी भी इसमें जो है अपना रोल अदा करेगी। इलेक्शन कमीशन के ऊपर अगर कुछ एतराज़ात हैं तो उसे भी चुप करके नहीं बैठना चाहिए। दूसरी अहम चीज़ ये है कि बार बार जिम्मेदार कौन है? ये तमाम लोग जिम्मेदार हैं। इस मुल्क को पिछले तकरीबन बनने के बाद कम अज़ कम 7-8 दहाइयों के अंदर इस हालात तक पहुँचाने वाले कौन है कि आप पाकिस्तान का निज़ाम बिल्कुल बैंक्रप्सी की तरफ जा रहा है। मैं और आप तो आम लोग हैं कि हम तो जिम्मेदार नहीं हो सकते। ये बताया जाए कि जब इलेक्शन हुआ और उसके 8 दिन हो गए तो इनके आपस में अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं बन रही? हालात तो बिल्कुल सामने है, इनको अच्छी, हमसे ज्यादा इन्हें पता है कि कौन इलेक्शन जीता है, कौन हारा है। हम किसी जमात की बात नहीं करते, हम ऑब्जेक्टिव बात करते हैं कि पाकिस्तान का क्या बनेगा। क्या पीपल्स पार्टी, PMLN, PTI या JUIF मजहबी जमातें हैं, कौम परस्त जमातें हैं, क्या उनका मकसद पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाना है? तो इस वक्त मेरे ख्याल में जो हालात बनते जा रहे हैं, इसको बड़ा तेजी से एड्रेस करना चाहिए। इदारों को भी देखना चाहिए कि क्यों लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। गिरफ्तारियां अपनी जगह पे, अगर कोई लॉ को वायलेट करता है तो बिल्कुल गिरफ्तार भी होना चाहिए, कुछ सजा भी मिलनी चाहिए, उसके खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए। लेकिन अगर कोई जो है वो पुरअमन एहतजाज कर रहा है, अपने राइट के लिए कर रहा है, तो दुनिया के मोहज़िब ममालिक के अंदर ये तमाम चीजें होती रही। आपने देखा कि फलस्तीन के हवाले से तमाम शहर के शहर बाहर निकले, तो क्या आया कोई ऐसी वायलेंट किस्म की एक्टिविटी की गई है? हाँ, मतलब अगर नहीं की गई तो मेरे ख्याल में इनका हक बनता है। देखिए, दूसरा इस वक्त जो सबसे अहम चीज है, कल भी हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तानियों का कॉन्फिडेंस रिस्टोर करना है इन इदारों के अंदर। इलेक्शन कमीशन है, चाहे जुडिशरी है, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हैं। अगर पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त सिर्फ इस बात के ऊपर सियासत कर रही है और लोगों को आपस में लड़वा रही है कि उनके इक़्तिदार आए, चाहे वो कोई भी जमात हो, मैं किसी भी जमात को ये लिबरेज नहीं दे सकता, ना कोई और देगा, ना कोई जो मुखलिस पाकिस्तानी है, पाकिस्तान के साथ मुखलिस है, उन सबको ये मुतालबा है कि आपने बैठ के कंसेंसस से ही मसला हल करना है। देखें क्यों हम मामलात को खराबी की तरफ लेके जा रहे हैं, क्या चाहते हैं? क्या इस मुल्क कोई बहुत बड़ा फिर कोई एक सानिया हो जाए? मेरे ख्याल में इस वक्त तमाम सियासी जमातों को, जो अपने आप को बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल कहते हैं, बड़े बड़े लीडर्स हैं, हमसे ज्यादा समझदार हैं, इनको सोचना चाहिए कि आया है वो पाकिस्तान के अंदर रह के पाकिस्तान को तरक्की की जो बार बार ले जाने की बात कर रहे हैं, क्या वो स्पेस नहीं दे सकते? ये तो जेल में बैठे हुए लोगों को भी स्पेस देनी चाहिए। जो इस वक्त
के नाम पे जो है वो सियासत कर रहे हैं, उनको भी जो है स्पेस देनी चाहिए, और उन इदारों को भी जो मैटर करते हैं। मेरे ख्याल में गलतियां हुई है ना, देखें गलतियों से नहीं सीखना चाहिए हमें, जिससे भी गलती हुई है ये वो वक्त है कि आप गलती को रेक्टिफाई करें, मुल्क को जो है ऐसे राह पे लेके चले जहां तबाही ना हो, आबादी ना हो। क्योंकि अब भी मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो यंगर जनरेशन है वो देख रही है कि मुल्क तरक्की के राह पे जाए, तो हम क्यों कर रहे हैं ये सब कुछ? ये पाकिस्तान के साथ आया दुश्मनी नहीं है। मैं तो ये समझता हूँ अगर कुछ ऐसा होगा तो तमाम की तमाम सियासी जमातें इसकी जिम्मेदार होंगी, ये तमाम इदारे इसके जिम्मेदार होंगे, जो लोग मैटर करते हैं वो सब जिम्मेदार होंगे। ठीक है, लगारी साहब वे फॉरवर्ड क्या है ये सारी महाजराई से आगे बढ़ने का? मेरे ख्याल में वे फॉरवर्ड 2 दिन पहले तक मौजूद था, अब भी मौजूद है, ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गया रास्ता। पहली बात यह है कि जब दोनों जमातों ने पहले इब्तदाई 2-3 जमातों ने मुलाकात की और उन्होंने कहा कि हम हुकूमत के साजिश की तरफ जा रहे हैं, तो ये एक वे फॉरवर्ड था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, इन लोगों ने बैठे और इन्होंने कहा कि हम हुकूमत साजी की तरफ जा रहे हैं, और उन्होंने अपना उम्मीदवार भी नामजद किया। वो मुस्लिम लीग ने नामजद किया, वो इत्तेहाद जो बन रहा था या जो लोग बैठे थे इन लोगों ने का नामजद किया हुआ तो नहीं था, फैसला जो था ये मुस्लिम लीग ने करना था, क्योंकि वो बड़ी पार्टी है और उसका नाम भी आ गया कि जनाब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म के मनसब के लिए होंगे और वज़ीर आला पंजाब के लिए जो है मोहतरमा मरियम नवाज होंगे। सेम डे ये भी हुआ कि जनाब PTI ने भी, या अगले दिन PTI ने भी अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया कि हमारे मुल्क के इलेक्शन के अंदर जो वज़ीर आज़म का मनसब है उसके लिए उमर अयूब वज़ीर आज़म होंगे, और उन्होंने फिर सूबों के लिए भी वज़ीर आला का ऐलान कर दिया। ज़ाहिर सिंध में उनकी कोई नुमाइंदगी नहीं है और इसलिए सिंध से उन्होंने चीफ मिनिस्टर का नाम नहीं दिया, लेकिन उन्होंने पंजाब से दे दिया, मियां असलम का नाम दिया, उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर का नाम दिया। अच्छा, लोगों की ये शिकायत भी थी कि जनाब अली अमीन गंडापुर का आप नाम ले रहे हैं तो कैसे ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, और उनके ऊपर फ़लाँ इल्ज़ाम है, फ़लाँ इल्ज़ाम है, इस तरह की चीज़ें भी हैं। आगे बढ़ने के बाद जो आज का दिन है, मुझे ये लगता है कि कमिश्नर रावलपिंडी ने इस पूरे के पूरे मसले पर एक बड़ी कुछ थॉट प्रोवोकिंग के बाद, बड़ी सोच विचार के बाद एक बड़ा वाक़या किया है, और बड़ा वाक़या मुझे ये लग रहा है कि ये 9 मई जैसा कोई बड़ा वाक़या किया है। अच्छा, और ये इतना बड़ा वाक़या हुआ है और लोग करते हैं यार ये अच्छा मासूम आदमी कर सकता था, ये तो बेचारा बहुत मासूम आदमी था। भाई मासूम लोग ही करते हैं, खताएं कौन करता है? खताएं अब तक की तारीख की खताओं के मैं सारे आपको गिनवा देता हूँ कि कौन लोग होते हैं जो बिल्कुल मासूम नजर आते हैं और खताएं कर रहे होते हैं। तो कमिश्नर साहब ने ये सब कुछ कर दिया और हम कहें जो बेचारा मासूम आदमी कह रहा है उसकी, भाई इसकी तहकीकात होनी चाहिए। मैं फिर वही कहता हूँ ना कि जनाब आप तमाम जो 4 अजला हैं, 4 अजला के रिटर्निंग ऑफिसर्स बैठे ना, वो बात करें, कोई कमीशन बने उसके सामने बात करें कि क्या आपको कोई ऐसी हिदायत थी कि आप नताइज तब्दील करें। 14 आदमियों का आपने पूरे डिवीजन का, और डिवीजन कहाँ है? डिवीजन रावलपिंडी में है। आपके ताकत का मराकज कहाँ है? रावलपिंडी में। रावलपिंडी के इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने का मतलब क्या हो सकता है जी? पूरे के पूरे क्या आप जो है वो सारे का सारा मलबा कहाँ डालना चाहते हैं? ये कमिश्नर साहब ये मलबा कहाँ डालना चाहते हैं, किस पर डालना चाहते हैं? ये सारी चीज़ें सोचनी चाहिए। क्यों इन चीज़ों को बेशर्म? नहीं भाई वो तो बड़ा बेचारा, उसकी सर्विस बहुत शानदार थी, पूरा रिकॉर्ड अच्छा था। भाई रिकॉर्ड अच्छा था तो रिकॉर्ड भी देख लो ना कितना अच्छा है। ये हम पहले देख लेंगे जनाब वो कमिश्नर बन गया है तो बहुत फरिश्ता अलल अलीजीन हो गया और बिल्कुल साफ पाक हो गया है और बड़ा मुनासिब हो गया है, इसलिए हम उस पर बात ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं बात कर सकते? हमें बात करनी चाहिए। और ये अटैक हुआ है, मैं ये कहता हूँ कमिश्नर साहब ने बाकायदा अटैक किया है और पाकिस्तान के उस इदारे को बराबर टारगेट किया है जहाँ पर उनका हेडक्वार्टर है। अच्छा। ये क्या तरीका होता है कि जनाब आप इस तरह के इल्ज़ामात के जनाब सारे इलेक्शन खत्म हो गए और 70,000 वोटों की आप सारे बैठकर गिने और फिर पता चल जाएगा फॉर्म 45 और 47 देखें, उसके बाद नतीजा का भी पता चल जाएगा। ये क्या बात हुई कि एक आदमी आकर मशकूक बना दे इलेक्शन को और कहे मैं तो खुदकुशी कर रहा था, 9 दिन से प्लानिंग कर रहा था खुदकुशी की। नहीं, खुदकुशी की नहीं कि मैं यहाँ आ गया, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ये तो बताएं कि मियां असलम साहब से क्यों मिले थे। बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी, हमें ये देखना है पाकिस्तान को इस्तेहकाम की तरफ। ये जोग्राफिया पाकिस्तान है, पाकिस्तान तारीखी वहदत है, तारीखी वहदत का 5000 साल से तसल्सल है। यहाँ गंधारा है, यहाँ पर मोहनजोदड़ो है, यहाँ पर हड़प्पा है, यहाँ पर शारदा है। ये सारी हमारी तारीख मेहरगढ़ है, ये हमारी तारीखी अलामतें, हमारी वहदत की अलामतें हैं। हम पाकिस्तान को इतना ज़्यादा कमज़ोर बनाकर और उसको ज़्यादा खुदा न खास्ता हम क्या करने जा रहे हैं?
ठीक, मेरे ख्याल में हमें अफराद के, जमातों के, लोगों के, ओहदेदारों के, मनसबदारों के मफादात के बजाय इस वसीतर मफाद को देखना चाहिए कि पाकिस्तान का मफाद क्या है। बिल्कुल ठीक है हमाद। एक तो अगेन वही बात आ जाती है कि एक तो जिस तरह से ये कमिश्नर रावलपिंडी ने जो बात की, और फिर अगेन बात आ जाती है कि इसमें इलेक्शन कमीशन के मशकूक किरदार पे भी बहुत बात हो रही है। हम उस पर बात नहीं कर रहे क्योंकि तमाम सियासी जमातों का तहफ़्फ़ुज़ात तो इलेक्शन कमीशन से ही है ना। वो तो ये कह रही हैं कि इंतखाबात को जिस तरह से किया गया, मैनेज किया गया, या जो उनका मैंडेट था वो उनको नहीं मिला। तो इलेक्शन कमीशन का इस सारी सूरत हाल में क्या किरदार है और किस तरह से उनको देखना चाहिए? क्या उनके मामला को नहीं इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए साथ में? जी आप ठीक कह रही हैं। इन्वेस्टिगेशंस मैं कमिश्नर साहब के मामले में भी यही कह रहा हूं कि किसी के इल्ज़ाम को डिसरिगार्ड नहीं कर सकते। ना इस वजह से कर सकते हैं कि उसने किसी से मुलाकात की, ना इस वजह से कर सकते हैं कि वो ज़हनी मरीज़ है, ना इस वजह से कर सकते हैं कि वो रिटायर होने वाला है, और ना ही इस वजह से कर सकते हैं कि वो उसके कोई पॉलिटिकल अज़ाइम है। यानी दोनों साइड्स तो आप किसी के भी इल्ज़ाम को जी बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बिल्कुल बैलेंसिंग एक्ट यही है, इसकी एक कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और लोगों को उसका होते हुए नजर आनी चाहिए। तमाम अफसरान जो इनके अंडर काम कर रहे हैं उनसे भी पूछ-गुछ होनी चाहिए, जैसे लगारी साहब ने अभी बिल्कुल बजा फरमाया है, उनसे भी पूछा जाना चाहिए। ऊपर एक इल्जाम लगाया गया है, ये कमिश्नर साहब का जो इल्जाम है ये डायरेक्टली उनके अपने सबऑर्डिनेट्स के ऊपर तो आता है, तो लिहाजा वो भी इन अ वे एक अक्यूज्ड हैं, उनको भी इस इंक्वायरी में शामिल करना चाहिए और इस चीज को मंतकी इंजाम तक पहुंचाना चाहिए। इसी तरीके से इसी असूल को मैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी रखूंगा, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ इल्जामात की वजह से। उनके अपने बयान में भी तो यही था ना कि मुझे भी फांसी पे चढ़ाना चाहिए और इलेक्शन कमीशन के किरदार को भी इन्वेस्टिगेट करें कि भाई उन्होंने जो सब चीजें की वो इसमें इन्वॉल्व थे। वो खुद तो मान रहे हैं उन्होंने अपनी गलती तस्लीम की। कानून में रहते हुए जिसकी जो सजा बनती है उसको देनी चाहिए। ये सेंसेशनल स्टेटमेंट्स जो हम लोग दे देते हैं, अपने बारे में दे देते हैं या किसी के बारे में भी दे देते हैं कि फौरन उसको उठा के फलां चौक पे टांग दिया जाना चाहिए, ये भी हमारी ज़हनी सेहत की कोई अच्छी अक्कासी नहीं करता और इन बातों को भी हमें डिस्करेज करना चाहिए। जो कानूनी जिसका भी जो रोल रहा है उसकी जो सजा बनती है उसको वो जरूर मिलनी चाहिए। इस कन्फेशन पे इनकी बनती है तो इनको मिलनी चाहिए, इनके इल्जामात साबित होने पे किसी और की बनती है उसको मिलनी चाहिए, और अगर इनके इल्जामात झूठे साबित होते हैं तो फिर जो एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पे आती है वो भी उनको फेस करनी चाहिए। इसी चीज को मैं जो अर्ज कर रहा था वो मैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी लेकर जाऊंगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमें बात करने से पहले बल्कि साथ ही साथ हमें यह भी देखना चाहिए कि जब कानून में एक प्रोटोकॉल मौजूद है, एक कंप्लेंट रिड्रेसल मैकेनिज्म मौजूद है, तो जब तक वो रिजॉल्व नहीं हो जाता, जब तक वो एग्जॉस्ट नहीं हो जाता, हमें वी शुड नॉट जंप द गन, हमें आगे उससे नहीं बढ़ के जाना चाहिए। हमें इलेक्शंस को कि दोबारा कराने की बातें नहीं करनी चाहिए। मेरे ख्याल से हमारी आवाम को इंतहाई कंफ्यूज किया जाया जाता है, हर वक्त कंफ्यूज किया जाता है और सियासी पार्टीज की तरफ से किया जाता है। सबसे बड़ी दो मिसालें जो इस वक्त मेरे जहन में आ रही हैं जो मैं आपके सामने रखता हूं, वो एक मिसाल है कि जी एक पार्टी की तरफ से कहा गया, उनके माहिर कानून की तरफ से कहा गया, उनके वकील की तरफ से कहा गया है कि प्रेसिडेंट साहब हमें बुलाएं और हमें कहें कि हमें इन्विटेशन दिया जाए कि हम हुकूमत साजी करें क्योंकि ये हमारा पहला हक है। कानून में इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है, कोई ऐसी जरूरत ही नहीं है, आइन ये कहता ही नहीं है, प्रेसिडेंट का ये रोल ही नहीं है कि वो किसी भी पार्टी को इनवाइट करे कि किसी का कितना रिप्रेजेंटेशन है और उन्हें कहे कि आप आके पहले हुकूमत बनाएं। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन एक बड़ा फेयर एंड कंपेटिटिव और ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर है, उसके अंदर इस चीज की भी बहुत मुबहम कर दिया गया है कि उसकी वो कैसे इलेक्शन किया जाएगा। ये सियासी जमातों का फर्ज था, अगर एक तरफ से कोई ऐसी बात हुई है तो दूसरी सियासी जमात का फर्ज है कि वो उसके बारे में सामने आए और जो कानूनी नुक्ता नजर है उसको सामने रखे। प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन के अंदर मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट में से एक मेजॉरिटी वोट जरूर चाहिए, लेकिन अगर वो मेजॉरिटी वोट नहीं आता तो इसका मतलब ये नहीं है कि असेंबलीज डिसॉल्व कर दी जाएंगी। उसी कानून के अंदर लिखा हुआ है बहुत क्लियरली कि अगर कोई मेंबर जो कैंडिडेट है प्राइम मिनिस्टर का वो वोट नहीं ले पाता मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ नेशनल असेंबली के, तो जो दो लोगों ने हाईएस्ट वोट लिए हैं उन दोनों के दरमियान दोबारा पोलिंग कराई जाएगी और उस पोलिंग के अंदर
दोबारा अगर अब यहां पे मेजॉरिटी का लफ्ज नहीं आ रहा कि उन दोनों के अंदर उसको मेजॉरिटी वोट्स नहीं चाहिए ऑफ नेशनल असेंबली, यहां पर हाईएस्ट वोट की बात हो रही है कि उस सेकंड पोल में अगर हाईएस्ट वोट कोई ले लेता है, क्लियर रिजल्ट आ जाता है, तो फिर ठीक है, उसको बना दिया जाएगा। और वो जो वोटिंग होगी वो मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग के दरमियान में की जाएगी। वो जो मेजॉरिटी लेनी है, हाईएस्ट वोट्स लेने हैं, वो मेंबर्स प्रेजेंट के लेने हैं, टोटल नेशनल असेंबली के नहीं लेने। ठीक इसी तरीके अगर तब भी कोई, और अब जब तीसरी सिचुएशन आइन में दी गई है वो तब दी गई है अगर वहां पे कोई टाई हो जाता है, कोई ड्रॉ हो जाता है दोनों कैंडिडेट्स के दरमियान, अगर दोनों कैंडिडेट्स इक्वल वोट लेते हैं फिर आप थर्ड पोल पे जाएंगे। और उसके अंदर भी दोबारा जो मेंबर्स प्रेजेंट हैं और जो वोट कर रहे हैं तब तक वो दोबारा ये प्रोसीजर किया जाएगा जब तक वो ड्रॉ खत्म नहीं हो जाता और कोई भी एक मेंबर हाईएस्ट वोट नहीं ले लेता। इस किस्म की बातों को जो कि कानून में बहुत क्लियरली लिखी हुई हैं, उसके बारे में भी अगर हम आवाम को कंफ्यूज रखते हैं और हर वक्त हम एक भेड़ चाल के पीछे लगे रहते हैं तो हम इसका कोई बहुत अच्छा नतीजा ना आज तक देखा है ना आगे देखेंगे। बेशक प्रोटेस्ट हमारा हक है, लेकिन प्रोटेस्ट तब कीजिए जब आपकी कानूनी सुनवाई ना हो, और प्रोटेस्ट भी उस हद तक कीजिए जब तक आप सड़कें ब्लॉक नहीं कर रहे। आप किसी और का भी तो हक है कि वो सड़क पे कहीं गुजर सके और कहीं जा सके। जिंदगी आपके थमे ना, उससे जो है मुश्किलात का शिकार ना हो आवाम। एग्जैक्टली उस तरह से आप प्रोटेस्ट अपना रिकॉर्ड जरूर करवा सकते हैं। बिल्कुल। मैं मजीद एक चीज आपके सामने एक मिसाल रख देता हूं। ये भी कहा गया कि प्रेसिडेंट से कहा जा रहा है, वकील साहब ने कहा खान साहब के, कि हम प्रेसिडेंट से डिमांड करते हैं कि वो प्रेसिडेंशियल पार्डन दे दें। अब मैं भी एक वकील हूं, हम क्लाइंट की मर्जी के बगैर, उसकी इजाजत के बगैर कोई एक एप्लीकेशन भी फाइल नहीं कर सकते। तो अगर एक वकील इतना बड़ा बयान दे रहा है तो ये अज्यूम किया जाएगा कि वो अपनी क्लाइंट की मर्जी से दे रहा है। अगले दिन ये बयान आ जाता है कि प्रेसिडेंट साहब ने ऑफर कर दिया था लेकिन खान साहब ने उसको डिनाई कर दिया। ओके, तो पहले आपने उनसे पूछ के क्यों नहीं ये डिमांड की? एक बात। दूसरी बात ये कि ये प्रेसिडेंट साहब की डिस्क्रेशन है ही नहीं कि वो प्रेसिडेंशियल पार्डन दे सके। ये तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट के रिकमेंडेशन के ऊपर काम करना है। अगर वही नहीं कर सकते तो वो कैसे कर सकते हैं? ऑफर तो वो कर ही नहीं सकते, खुद तो वो कर ही नहीं सकते। जी सर, हाँ जी, जब तक कैबिनेट से, प्राइम मिनिस्टर से इस चीज की रिकमेंडेशन ना जाए। चलिए फंक्शंस, कानूनी जबान में इसको फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट कहा गया है, ये वो अपनी डिस्क्रेशन यहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते। शहजादा जुल्फिकार साहब, इस सारे मामले में जो आज का जो बड़ा तहलका खेज एक पहले बयान आता है, न्यूज़ कॉन्फ्रेंस आती है और उसके बाद फिर हम देख रहे हैं कि डिस्कशन और फिर एक अरेस्ट भी उनको कर दिया गया, इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर मामला बढ़ेंगे। लेकिन हिरासत में लिया गया था पहले, तो किसी ने अरेस्ट करने का नहीं कहा। जी नहीं, पंजाब पुलिस ने उनको हिरासत, अच्छा वो बाद में कहा उन्होंने, लेकिन उस वक्त फौरी तौर पर हिरासत में लिया गया था। अच्छा खैर, आप शहजादा जुल्फिकार साहब, अब ये इसमें एक तो मामला चूंकि दो शख्सियात पे उठाया गया, एक तो इलेक्शन कमीशन के किरदार पे, दूसरा हम देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पे। अब इस सारे मामले में सुप्रीम कोर्ट को क्या, किस तरह से वो एक्शन लेगी, किस तरह से मामले को देखेगी, आप कैसे देख रहे हैं? एक्शन लेना या वो जो भी मेजर्स बनाने हैं, जो इस वक्त कानूनी रास्ते वकील साहब कह रहे थे और बिल्कुल वजह फरमा रहे थे कि कानूनी रास्ता अपनाना चाहिए। किसी पे कोई इल्जाम होता है, खुद कहता है कि जी मुझे भी जो है, ये बिल्कुल की जरूरी बातें हैं कि मुझे फांसी पर लटका दें, मुझे वो कर दें। फांसी पर ना कोई लटकाने वाला वक्त है, ना कोई यहाँ पर जो है कोई सुल्तान है, ना यहाँ पर जो है ना कोई आपके जो है किंगडम है, और वो है एक ऐसा मुल्क है जिस कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। उसके अगर ये बातें भी बिल्कुल कोई नहीं कि हम बैठ के मैं इस वक्त कोई ऐसे स्टेटमेंट दे दूं कि इसकी जहनी ठीक नहीं है या वो नहीं है, मुझे क्या पता है। गवर्नमेंट पुलिस गिरफ्तार किया है, पुलिस उसको गिरफ्तार करके इन्वेस्टिगेट करे, डॉक्टर्स पुलिस भी जो है वो देखती है तो डॉक्टर्स को बुलाकर उसकी कैफियत भी चेक करे, उसको मौका अभी फौरी तौर पर जो स्टेटमेंट वो अपना रिकॉर्ड करेगा उसको भी देख लें, उसके जो 48 घंटे के बाद भी उसको चेक करके वो देख लें कि वो जज्बात बाद में क्या रिपेंट कर रहा है, क्या उस पेशेमानी का इजहार कर रहा है। ये तमाम चीजें देखनी पड़ेंगी। पहले भी अपने गुफ्तगू में कहा कि ये इस तरह से एग्जाम पैदा करना, मीडिया में हाइप क्रिएट करना, आपको तो पता है मीडिया के इन चीजों को ये इससे बड़े एक मनफी असरात पड़ते हैं और जो है वो जल्दी हमारी होती है कि ये क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। सबूत उसके पास है, वो बिल्कुल वो करे
और अभी आप जो बात कर रही थी, मैं सुन था कि आगे वे फॉरवर्ड, देखिए वे फॉरवर्ड तो तमाम पॉलिटिकल पार्टी को जो है वो देखना पड़ेगा। ये सिस्टम ही उन्हीं का है, सिस्टम को डिस्टर्ब किए बगैर जहां जहां वो सबूत देते हैं, अगर एक पार्टी ये बिल्कुल स्वीपिंग स्टेटमेंट है कि जी हमें हुकूमत बनाने दें, हम 187 हैं और हमें जो है वो हमारी सीटें लौटाई जाए। भाई कहाँ से 187, कहाँ से 190, कहाँ से वो? अब मैं सोशल मीडिया पर जो है वो सुन रहा था कि जी वो एक रिपोर्ट पेश की गई है जनाब उनको आर्मी चीफ को कि जी 202 सीटें जो है उनको आई हैं। अब उसमें झूठ का एक पलंदा कि बलूचिस्तान में 25 सीटें जो है वो उनको मिली है और 25 से भाई एक सीट भी इंडिपेंडेंट की बैठ की नहीं आई है सिवाय कौमी असेंबली से। थोड़ी देर बाद उन्होंने मुकर्रर भी कर दिया जी खान साहब से मुलाकात करके कि एक सालार खान काकड़ साहब जो नाकाम उम्मीदवार कौमी असेंबली पे जी उनको चीफ मिनिस्टर के लिए मुकर्रर कर दिया। अरे भाई वो बंदा कामयाब नहीं हुआ है, वो बंदा कौमी असेंबली में लड़ रहा था, सूबाई असेंबली में उसने कागजात नहीं दाखिल। तो इस तरह की चीजों पर मेरे ख्याल में पार्टी को आगे आने चाहिए, हकायक की बुनियाद पर बैठना चाहिए, एग्जैक्टली हकायक की बिना पर बात करनी चाहिए, तभी हम मुल्क जो है और जो निज़ाम जो थम चुका हुआ है वो आगे बढ़ेगा। शाह साहब आपसे चूँकि वक्त ख़त्म हो चुका है, ये खबर भी आई है कि पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के जो परवेज़ खटक साहब हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और इस्तीफ़ा मंजूर भी हो गया है। सर ये हुआ क्या? शायद मीडिया के ऊपर इस्तीफा उन्होंने दिया किसको और मंजूर कौन करेगा, ये बड़ी अजीब सी बात है। खुद तो पार्टी की सरबराह है और उन्होंने किसको इस्तीफा दिया होगा? उन्होंने डॉक्टर सिंह को डिनाई भी किया। जो इससे पहले डिस्कशन हो रही थी, मैं सदा साहब की बात भी नहीं सुन सका, ना अहमद साहब की बात सुन सका। लेकिन एक बात जो मेरे जहन में वो ये है कि बड़ा क्रूशल वक्त है। इस किस्म के वाकयात से पाकिस्तान की बदनामी हो रही है, मुल्क के अंदर भी हो रही है, मुल्क के बाहर भी हो रही है, लोगों के अंदर एक क्योटिक सिचुएशन पैदा हो रही है। तो हमें सियासी जमातों को बड़ा जो है ना वो अपनी अक्यूमेंट का मुजाहरा करना होगा, इन तमाम सूरत को देखना होगा। बेशक जिसका मैंडेट है उसे आप हुकूमत बनाने दें। और मैं इस वक्त एक चीज और कहूँगा कि सदर पाकिस्तान का बड़ा अहम रोल है, उन्हें इस वक्त शायद आगे आना चाहिए और अनाउंस कर देना चाहिए कि कौन सी पार्टी को इन्वाइट करेंगे कि वो जो है वो बाकायदा तौर पर हुकूमत साजी की तरफ चले। और अगर तमाम सीटों के रिजल्ट आ चुके हैं तो आगे बढ़ना चाहिए। इस वक्त मेरे ख्याल असम्बली का इजलास बुलाया जाना चाहिए और जो पार्टी अक्सरियत में है वो अपनी अक्सरियत साबित करे। आप रोडों पर अक्सरियत को साबित कर रहे हैं। दूसरा जो रोल जो है जुडिशरी का होगा, वाकई अगर इंतखाबात के अंदर तमाम जमातें इल्जामात लगा रही है तो धांधली हुई है, तो जुडिशरी का अपना रोल है, बना दिए वो शायद जो फैसले करेंगे उससे बड़ा इम्पैक्ट होगा। वाकई अगर धांधली हुई है तो सजा मिलनी चाहिए और अगर नहीं हुई तो इल्जाम लगाने वालों को भी मेरे ख्याल में सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा केओस चाहे वही कमिश्नर साहब है या कोई और लीडर है, उसकी अकाउंटेबिलिटी इस वक्त मेरे ख्याल में बहुत जरूरी है। एक बार फिर हम देख रहे हैं कि ये मामला जो है वो फिर अदालत उज़्मा की तरफ जाएंगे, वहीं पे जाकर सेटल किए जाएंगे। और माजी में भी ख़ास तौर पे पिछले कोई 2 साल से हम ये देख रहे हैं कि जो बासी जमातों को बैठ के हल करने चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट बैठ के हल कर रही होती है। छोटा से छोटा मामला, वो पंजाब से मामला शुरू हुआ था, उसके बाद अभी तक फ्रेश इलेक्शंस जो हो गए हैं उसके बाद भी ये मामला कहीं जाके हमें आपस में बैठ के तय करने वाले दिखाई नहीं दे रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।